हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। ये अपने चैनल अब पढ़ाई पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चौथा लेक्चर है। पिछले वाले लेक्चर में हमने ह्यूमन ब्रेन स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने बताया था कि ह्यूमन ब्रेन के पार्ट, और उसके आगे हमने बोला था कि ह्यूमन ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, मतलब मानव मस्तिष्क की जो संरचना है, वो अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में करते तो वो बड़ा हो जाता। और उसके अलावा हमने पिछले लेक्चर के अंदर ह्यूमन ब्रेन का जो पहला पार्ट था, फोर ब्रेन, उसके जो प्रे मस्तिष्क होता है, उसका मतलब सेरिब्रम होता है, उसका फंक्शन समझा दिया था। फिर भी मैं थोड़ा रिवाइज करवाने के लिए फिर से मैं ह्यूमन ब्रेन जो है, मानव मस्तिष्क है, उसके पार्ट्स को फिर से आपको समझा देता हूँ, लिख देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, अगर मान लो कि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है। वैसे मैं फोर ब्रेन का जो फंक्शन है वो फिर से नहीं समझाऊंगा, वो वहाँ समझा चुका हूँ। बस मैं ह्यूमन ब्रेन का जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनको ब्रीफ में जल्दी जल्दी एक बार फिर से समझा देता हूँ। वैसे तो कल मैंने पिछले लेक्चर में मतलब सारी चीज़ें समझा दी थी, पर एक बार फिर समझा देता हूँ। ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, तीसरा जो होता है वो होता है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क, ये हो जाएगा मध्य मस्तिष्क, आगे मस्तिष्क आ जाएगा, और ये हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। अब फोर ब्रेन के कितने पार्ट थे? हमने बोला था सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी चलेंगे, एनसीईआरटी के बाहर के कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो आपके एनसीईआरटी के अंदर फोर ब्रेन का सिर्फ एक ही पार्ट दे रखा है, वो कौन सा है? सेरिब्रम मतलब प्रे मस्तिष्क। मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं होते हैं। और हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट थे। कौन कौन से थे? बोलो बच्चों। पहला था पोन्स, इसको हिंदी में भी पोन्स ही बोलते हैं। दूसरा था मेडुला, हिंदी में भी मेडुला ही बोलते हैं। और जो तीसरा था वो था सेरिबेलम। मैं ये फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं अनु मस्तिष्क। अगर आपको समझना है किस प्रकार से इसको पार्ट किया गया है, किस प्रकार से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन हम याद कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, तो वो पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया है। इस लेक्चर के अंदर मैंने ये ब्रीफ के अंदर बताया है कि पिछले लेक्चर के अंदर क्या क्या था। इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर। वैसे तो अगर अच्छा डायग्राम देखना है और बनाना है तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप उसे बहुत अच्छे से देख सकते हो। मैं यहाँ जो बनाऊंगा वो एक रफ डायग्राम बनाऊंगा, तो कोई ये मत समझना कि सर को डायग्राम इतना ख़राब बना रहे हैं। मैं डायग्राम इसी हिसाब से बनाऊंगा कि आपको सारे पार्ट्स के नाम याद हो जाएं। देखो बच्चों, एक होता है कि आपका डायग्राम बहुत अच्छे बनाते हो तो आपको लगता है कि डायग्राम बहुत ख़राब बनाते हैं। मेरा मकसद यहाँ पे डायग्राम अच्छे बना के सिर्फ आपको ये नहीं है कि अच्छे डायग्राम बना दो, आप देख लो और उसे उतार लो। अगर अच्छे डायग्राम बनाने हैं तो कहीं भी आप कहीं बुक में पढ़ लो, आपके एनसीईआरटी के अंदर अच्छे अच्छे डायग्राम दे रखे हैं। यहाँ पे मेरा मकसद एक ही रहता है कि जो डायग्राम के अंदर जो नेमिंग आपकी दी हुई होती है, जो नाम दिए होते हैं, उनको मैं आपको याद करा दूँ कि आप जब आप एग्जामिनर भी ये नहीं देखता कि आप डायग्राम कितना अच्छा बनाए हो, वो उससे ज़्यादा ये देखता है कि बच्चे को नॉलेज कितनी है, मतलब उनको सारे नाम जितने हैं बुक के अंदर उतने लिख रखे हैं या नहीं लिख रखे हैं। तो मेरा भी वही मकसद होता है यहाँ पे पढ़ाने का कि मैं सारे नाम आपको याद करवा दूँ। तो ह्यूमन ब्रेन अगर हम बात करें तो मानव मस्तिष्क, अगर यहाँ पे आप अगर एक बार समझ लोगे ना, तो 10th के अंदर पढ़ रहे हो या आप 9th के अंदर हो तो पढ़ रहे हो, तो 9, 10, 11, 12 जहाँ तक कंपटीशन तक का मतलब अगर ब्रेन ये समझ लिए तो वहाँ तक आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, भाग बढ़ते जाएंगे, उसके अंदर और पार्ट्स होते जाएंगे, हम वही पार्ट बताएंगे जो भी 10th क्लास के अंदर है। और इसके अलावा अगर आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको पार्ट्स की पोजीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो हम बनाते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्या है कि 2 पार्ट होते हैं, एक राइट साइड का, एक लेफ्ट साइड का। किस प्रकार से होते हैं? जैसे ये आपका ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, मानव मस्तिष्क है, तो इसके अंदर क्या होंगे? 2 पार्ट होंगे, एक राइट साइड वाला, एक लेफ्ट साइड वाला। तो क्या है कि इसे बीच में से काट लेते हैं, इसे बीच में से काट लेते हैं, और बीच में से काटने के बाद में क्या बचेगा? सिर्फ ये वाला भाग बचेगा। अगर मान लो मैंने इसे बीच में से काट दो और उसे घुमा के ऐसे दिखा दो तो सिर्फ ये वाला बचेगा। तो ये किस प्रकार से? इस प्रकार से है,
मानव मस्तिष्क इस प्रकार से है ना, तो मैं उसी को बना रहा हूं। किस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से होगा। देखो मैं इतना अच्छा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, पहले ही बता देता हूं आपको, क्योंकि डायग्राम ही देखना है तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हो। बस मेरा मकसद है अच्छे से नाम समझ में आ जाए आपके। ये हो गया आपका मानव मस्तिष्क का बाहर वाला मतलब जो प्रोटेक्शन देता है, जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है, मैं वो लेयर बना रहा हूं। तो इसके अंदर अगर लेयर की बात करूं तो कोई इस लेयर को क्या बोलते हैं, इस प्रोटेक्शन वाले लेयर को क्या बोलते हैं, क्रेनियम, मतलब कपाल। क्या बोलते हैं, क्रेनियम या स्कल, या इसे क्या बोलते हैं, कपाल। ये क्या है, ये 3 लेयर के अंदर होती है, जो 3 लेयर, एक लेयर और बनाऊंगा मैं आगे। तो वो क्या प्रोवाइड करती है, आपका जो ब्रेन है उसे सुरक्षा प्रदान करती है। जो बोनी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, जो एक कंकाल की बनी हुई तंत्रिकाएं, सॉरी तंत्रिका नहीं, कंकाल की बनी हुई जो संरचना है वो देख रहे हो आप, यहाँ पे देख के देखो आपको पता चल जाएगा। यही बना रहा हूँ, ये सबसे बाहर की तरफ होती है। उसके बाद में क्या है कि हमें 3 पार्ट बनाने हैं। ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट बनाने हैं, 3 पार्ट। कौन कौन से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन सबसे आगे की ओर होगा, और यही फोर ब्रेन होता है आपका, ये जो पार्ट है ये आपका फोर ब्रेन होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्या आएगा, फोर ब्रेन। मिड ब्रेन कहाँ आएगा, बीच के अंदर। तो पहले मैं मिड ब्रेन बना देता हूँ। मिड ब्रेन समझ में आ रहा है ना बच्चों, कहाँ पे आएगा, मिड ब्रेन कहाँ आएगा आपका, बीच के अंदर, इसीलिए तो इसे मिड बोला है। मिड ब्रेन बीच में होता है इसीलिए तो मिड बोला है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और होती है, इसका नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है तो हम भी नहीं बताएंगे। और इसके अलावा क्या है, फोर ब्रेन। तो ये पार्ट कौन सा हो गया आपका, ये जो पार्ट है ये पार्ट किसका हो गया आपका, किसका होगा, फोर ब्रेन का। अब इसके अंदर क्या है, फोर ब्रेन के अंदर क्या होंगे, न्यूरॉन्स होंगे, मतलब तंत्रिकाएं होंगी। ये आप किसी भी प्रकार से बना सकते हो, ऐसे नहीं है कि एनसीईआरटी के हिसाब से याद करो, आप इनको कैसे भी बना सकते हो, इन न्यूरॉन्स को अपने हिसाब से। ये क्या है, फोर ब्रेन के न्यूरॉन। तो ये क्या हो गया आपका, फोर ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट है, सेरिब्रम, मतलब प्रे मस्तिष्क, और कौन सा है ये, कौन सा है, फोर ब्रेन। अब देखो ये हमने दो भाग बना लिए। हमारे पास जो 3 भाग थे ह्यूमन ब्रेन के, कौन कौन से थे 3 भाग, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। उसमें से हमने 2 भाग बना लिए। ये मिड ब्रेन था, इसका तो क्या होंगे, मिड ब्रेन के तो कोई, मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क के तो पार्ट होते नहीं, तो हमने मिड ब्रेन का बना लिया और फोर ब्रेन बना लिया, जिसके अंदर हमने सेरिब्रम बना दिया। अब हम तीसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तीसरे स्ट्रक्चर क्या थी, हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन के कितने पार्ट थे, 3 पार्ट। अब उन 3 पार्ट के नाम याद करने के लिए एक ट्रिक है कि प्रधानमंत्री चौकीदार है। ये नारा आपने बहुत सीखा होगा, सुना भी, सीखा क्या है, सुना होगा। बहुत दिनों से ट्रेंडिंग में चला था, पहले बहुत दिन पहले थोड़े ये ट्रेंडिंग में बहुत चला था। क्या था, प्रधानमंत्री चौकीदार है, चला था। तो अब हम इसी का यूज करके क्या बनाएंगे, आपकी वो तीनों स्ट्रक्चर लिखेंगे। यहाँ पे क्या, एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से और होती है, हो गई। देखो यहाँ पे देखो इसी हिसाब से लिखूंगा। सबसे पहले क्या होगी, पी से क्या आएगा आपका, पी से क्या आएगा, पोन्स, क्या आएगा, पोन्स। दूसरा क्या है आपका, क्या है बच्चों, मेडुला। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, मेडुला, हिंदी में भी इसे क्या बोलते हैं, मेडुला। और जो तीसरा पार्ट होता है वो इस तरफ प्रेजेंट होता है, और उसको क्या बोलते हैं, वो इस प्रकार से आपके यहाँ पे प्रेजेंट होता है। समझ में आई, किस प्रकार से होता है, ये स्ट्रक्चर यहाँ आती है, ये इस प्रकार से प्रेजेंट होता है आपके यहाँ। इसके अंदर भी क्या होंगे, न्यूरॉन्स हैं। और इस तीसरे स्ट्रक्चर का क्या नाम है, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, बोलो,
बेलम या अनुमस्तिष्क। इसके अलावा इन तीनों स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे, अभी आपको फिर से समझाएंगे, और सेरिबेलम और सेरिब्रम के अंदर कैसे याद करें इन दोनों स्ट्रक्चर को, उसको भी हम थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले इसके अलावा दो स्ट्रक्चर और होती हैं, एक होता है आपका हाइपोथैलेमस, और क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, और क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। इसके अलावा आपके जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया गया है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाई हुई है, यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर और बनाई गई है। अब देखो बच्चों, ये तो आपका डायग्राम हो गया जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। अब इसके अंदर नाम याद हुए आपको? चलो फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, नाम कैसे याद किए थे हमने। जो फोरब्रेन है वो सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि वो थिंकिंग का काम करता है। उसको याद करने का ट्रिक सीधी सी है कि अगर आप एग्जाम है, एग्जाम का प्रेशर हो रहा है ज़्यादा, ऐसे हो रहा है कि कितना सब्जेक्ट है, इतने सब्जेक्ट हैं, इतने टॉपिक हैं, कैसे पढ़ें, तो आपके सर में दर्द होने लग जाता है। तो आप यहीं से दबवाते हो ना, मम्मी से दबवाते हो, भैया से, बहन से, यहीं से दबवाते हो। क्यों? क्योंकि वही थिंकिंग का मेन ऑर्गन है, वही वहीं पे सोचने का काम होता है। और आप सोच रहे हो ज़्यादा तो उस पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है, तो क्या है मशीन थोड़ी गर्म हो गई, तो क्या है दर्द हो रहा है। तो वो हो गया आपका सेरिब्रम, मस्तिष्क। और चूंकि थिंकिंग का काम बहुत ज़्यादा सोचते हो इसीलिए वो क्या है बड़ा है, तो ये आपका सेरिब्रम है। और उसके बाद मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का फंक्शन की बात आगे करेंगे, मिड ब्रेन बीच में प्रेजेंट होगा। उसके बाद तीन स्ट्रक्चर है, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। किस प्रकार से है? पीएमसी मतलब प्रधानमंत्री चौकीदार है। पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। देखो सेरिबेलम के वैसे स्ट्रक्चर तो तितली के आकार की होती है, पर मैं याद कराऊंगा आपको। देखो ये किस प्रकार से है, ये किस प्रकार से है, गोले की तरह, गोले की तरह नहीं है सॉरी, बेलन की तरह। अगर इसको ऐसे कैसे मैं बाहर निकालूं, इसको वैसे लगा के, मान लो ये बेलन है, इसको इस प्रकार से लगा सकता हूं। अगर ये चौड़ा होता तो ऐसे आती बाहर आती है ना, तो क्या होगी बेलन की तरह की स्ट्रक्चर। तो इसका नाम क्या है? सेरिबेलम। बेलन से याद कर लो, ये बेलन है, इससे याद कर लो क्या हो गया सेरिबेलम। याद हुआ ना सेरिबेलम। और हिंदी के अंदर याद करना तो बहुत ही आसान है। प्रे मतलब आगे और अनु मतलब पीछे, तो प्रे कहाँ होगा? आगे मतलब प्रे मस्तिष्क, और अनु मस्तिष्क पीछे। हिंदी में तो कोई डाउट ही नहीं होता, डाउट होता है इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश के अंदर याद करने के लिए सेरिबेलम। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? बेलन के आकार की है, बेलन के आकार की है, तो इसको क्या बोल दिया हमने? सेरिबेलम। फंक्शन भी हम इसी बेलन से याद करेंगे इसका आगे जाके। अब जब स्ट्रक्चर की बात हो गई तो अब हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं, मतलब इनके फंक्शन क्या क्या है। तो हमने बात कर ली थी प्रेमस्तिष्क की, मतलब सेरिब्रम के फंक्शन की बात कर ली थी, जिसके अंदर हमने उसके वॉलंटरी एक्शन की, मतलब जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है मसल के अंदर किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन किस प्रकार से होता है, वो तो और भी बात करेंगे वहाँ आज आगे। पर इसके अलावा हमने ये बात की थी कि जैसे कैसे वो डिसीजन लेता है, किस प्रकार से वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद में एक डिसीजन बनाता है, फाइनल डिसीजन देता है, उसे मोटर न्यूरॉन के पास भेजता है, मोटर न्यूरॉन उसे किसके पास? मसल्स के पास भेजते हैं और एक फंक्शन करवाते हैं। इसकी बात हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी। पर ऐसा थोड़ी है कि बॉडी के अंदर सिर्फ ये ही वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस भी होते हैं जो हमें पता ही नहीं होती। जैसे कि आपने खाना तो खा लिया, उसके बाद में उसका पूरा पाचन भी होता है, मतलब डाइजेशन का काम होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो वो सब चीज़ें भी तो कोई करवा रहा होगा ना, उनका भी तो कंट्रोल हो रहा होगा, कोऑर्डिनेशन हो रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें मिलके करवा रही होंगी उसे। तो वो सब चीज़ें हमें पता ही नहीं है, वो इनवॉलंटरी एक्शंस के अंदर आती हैं। तो वो सारी चीज़ें किस प्रकार से होती हैं। इसके अलावा आपको भूख लग रही है तो कैसे पता चलता है कि भूख लग रही है, या आपको कैसे पता चलता है कि आपका पेट भर गया। तो इन सब चीज़ों को भी कोई तो करवा रहा होगा। तो उसके लिए
वो कौन से हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट। तो उनके लिए मेनली जो ऑर्गन काम मतलब कि ब्रेन का जो पार्ट काम आता है वो कौन सा पार्ट काम आता है, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। उसमें भी मेनली हैंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन का जो था मतलब सेरिब्रम का जो फंक्शन था वो क्या था, ऐच्छिक मूवमेंट करवाना, मेनली जो फंक्शन था वो ये था। और इसके बाद में अनैच्छिक मूवमेंट के लिए ये है। तो अगर इसके अंदर बात करें तो पहले हमारा आता है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का आपके एनसीईआरटी के अंदर ज़्यादा कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इसका ये है कि जो आँख की पुतलियाँ होती हैं उनको क्या है, उनकी मसल्स को कंट्रोल करता है। आँख की जो पुतलियाँ होती हैं उनकी मसल्स को कंट्रोल करता है, इतना ही फंक्शन है। एनसीईआरटी के अंदर इसको ज़्यादा नहीं दिया गया है तो हम इसकी इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर आपको फंक्शन पूछे तो बस यही लिखना है। अब इसके बाद में जो पार्ट है वो है हैंड ब्रेन। जो हैंड ब्रेन जो है मतलब पश्चिम मस्तिष्क जो है वो ही मेनली इनवॉलेंट्री एक्शंस करवाता है। क्या करवाता है, इनवॉलेंट्री एक्शन करवाता है। इसके अंदर क्या है, हमारे 3 पार्ट है हमारे। कौन कौन से हैं, पहला था पोन्स, दूसरा था मेडुला। याद हुआ कैसे हुआ, प्रधानमंत्री पीएम क्या है, चौकीदार है। तो यहाँ क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, सेरिब्रम आएगा या सेरिबेलम। कैसी स्ट्रक्चर थी ये, यहाँ पे जो बनाई थी कैसी थी, बेलन के आकार के, तो क्या हो गया सेरिबेलम। आज बेलन बहुत यूज होने वाला है। तो अब हम पोन्स की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, आप श्वसन करते हो, रेस्पिरेशन करते हो, तो ये देखो कि आप कितनी बार आपको पता चलता है कि श्वसन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको पता नहीं चलता ना। आप दिन में 1 बार लेते हो, एकदम मतलब खींच के सांस लेते हो उसको, और इसके अलावा जो नॉर्मल जो सांस लेते हो आपको पता ही नहीं चलता, आप बैठे रहते हो सारे दिन सांस लेते रहते हो। तो उसको जो रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है, कौन करता है, पोन्स। तो ये किसके अंदर किसका रेगुलेशन करता है या कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन का, मतलब श्वसन का, मतलब पोन्स श्वसन के अंदर हेल्प करता है। उसके बाद में कुछ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जैसे आपके हो गए ब्लड प्रेशर, जिसे बोलते हैं रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हो गया। इसके अलावा वोमिटिंग हो गई, वमन उल्टी होना। इसके अलावा सलाइवेशन हो गया। ये तीनों एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, मैं वो तीनों ही एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। वो तीनों एग्जाम्पल जो हैं एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो कौन करवाता है। आप सलाइवेशन, जैसे आपने कोई स्वादिष्ट भोजन देखा, आपके मुंह के अंदर क्या लार आ गई, सलाइवा आ गई, तो वो कोई तो कंट्रोल करता होगा उसको कोई तो कंट्रोल करता होगा। तो कौन कंट्रोल करता है उसे, मेडुला कंट्रोल करता है। तो मेडुला के फंक्शन क्या क्या होंगे, आपका ब्लड प्रेशर को क्या करना है, मेंटेन करना। इसके अलावा क्या, सलाइवेशन, ये हो गया रक्तचाप, सलाइवेशन लार का श्रावण। और आपका तीसरा कौन सा फंक्शन है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वोमिटिंग, मतलब वमन या उल्टी। ये तीनों फंक्शन जो तीनों हमने बताए, ये कौन कंट्रोल करता है, मेडुला करता है। और ये तीनों ही इनवॉलेंट्री हैं। क्या आप कभी सोच समझ के उल्टी कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। इसके अलावा ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, उसे भी आप खुद के हिसाब से तो मैं वो नहीं कर सकते कि भैया मेरा ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए, 100 mmHg होना चाहिए। तो वो तो आप पे तो डिपेंड नहीं होता ना, आपकी बॉडी में कोई सिस्टम होता होगा जो कंट्रोल करता है। तो ब्लड प्रेशर भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सलाइवेशन, जैसे मैंने बता दिया है कि फूड को देख के आप सलाइवा आ जाती है, लार का सिक्रेशन होने लग जाता है, तो वो भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अलावा वोमिटिंग। अब हमने पोन्स और मेडुला के फंक्शन की बात कर ली। अब इसके बाद में हम फंक्शन की बात करते हैं सेरिबेलम की। मतलब सेरिबेलम जो हमारा अनुमस्तिष्क होता है उसका क्या काम होता है। तो देखो, अनुमस्तिष्क के फंक्शन को हम उसी बेलन से समझेंगे जिसे पिछले हमने उसकी स्ट्रक्चर समझे थे। ये बेलन है, इससे क्या रोटियां बनती हैं। अगर आपको बोला जाए कि आप रोटियां बनाओ तो आप कैसी रोटी बनाओगे, आपको अगर बोला जाए तो आप किस हिसाब से रोटी बनाओगे, उस बेलन से ही। कभी ऐसी बनेगी आपसे रोटी, कभी ऐसी भी बन सकती है, रोटी के आकार ऐसे भी हो सकता है, कभी कैसे ऐसे। पर आपकी मम्मी बनाती है तो वो मम्मी जो बनाती है वो तो एकदम गोल रोटी बनाती है ना, एकदम गोल रोटी बनाती है। तो
क्या हुआ कि बेलन चलाने की क्या हुई, पहले आपने जब बेलन चलाना शुरू किया तो आपने क्या है कि इस रोटी को ऐसी बनाने की कोशिश करते रहे, इसको भी ऐसे बनाने की कोशिश करते रहे। आपकी मम्मी ने भी पहले प्रैक्टिस की थी इसको ऐसे बनाने, पहले आपकी मम्मी भी ऐसी बनाती थी, पर आजकल वो क्या बनाती है, ऐसी रोटी बनाती है इसी बेलन से। तो क्या हुआ कि शुरू में उसने आपकी मम्मी ने उन्होंने आपकी मम्मी ने या आपने क्या किया कि ये रोटी बनाने की कला सीखी। क्या आपने ये यहां से, मतलब इस प्रकार की जो रोटियां बना रहे थे आप, उनसे इस प्रकार की रोटी बनाने की कला सीखी। पर जब आज आपकी मम्मी रोटी बनाती है तो वो सोचती नहीं है कि गोल बनेगी या नहीं, पर फिर भी क्या बनती है, गोल रोटी बनती है। मतलब समझ में आया सेरिबेलम क्या काम करेगा। सेरिबेलम जो हमारा अनुमस्तिष्क है उसका क्या काम है, मतलब वो काम करता है जो काम पहले हम क्या करते थे, सोच समझ के करते थे, जिनको पहले सोच समझ के काम करना पड़ता था। और पर आज क्या, आज वो क्या हो गए, सोचना समझना नहीं पड़ता है, वो आज इनवॉलेंट्री हो गए, पर पहले क्या थे, वो वॉलेंट्री हो गए। जैसे आपके एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए हुए हैं, जैसे पेन पकड़ना, पेन या पेंसिल पकड़ना हो गया, इसके अलावा साइकिलिंग हो गई, साइकिल चलाना हो गया आपका, या एक लाइन के अंदर चलना। जैसे आप छोटे बच्चे थे या आज अभी भी आपके छोटे भाई बहन होंगे तो उनको सिखाया जाता है ना पहले कि लाइन में खड़े हो, इधर से जाना है, लाइन के साथ चलो। तो शुरू में क्या है, उनको सिखाया जाता है, और उसके बाद में अगर पहले तो लाइन में, सीधी लाइन में चलो, उसका मीनिंग ही नहीं समझते हैं, पर कुछ टाइम बाद वो उसका मतलब समझ जाते हैं, और फिर जब उन्हें कोई बोलता है लाइन में चलो तो क्या एक सीधी लाइन में चलते हैं। तो मैं वही समझा रहा हूं कि सेरिबेलम उन फंक्शंस को कंट्रोल करता है जो पहले जिनको हमें समझना, सोचना समझना पड़ता था। जैसे साइकिल चलाना है तो शुरू में साइकिल चलाना सभी सीखते हैं, पेडल कैसे लगाते हैं सब सीखते हैं, पर एक टाइम के बाद में वो उनके हैबिट में आ जाता है। तो वो शुरू में कौन कर रहा था, जब उसे सोचना समझना था तब उसे कौन कंट्रोल कर रहा था, सेरिब्रम। पर उसके बाद में कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। इसके अलावा इसका काम होता है जो हमारे बॉडी का मेंटेनेंस होता है, मतलब हमारा जो पोस्चर होता है, जो हमारी शरीर संरचना की जो मतलब पोजीशन है, मैं भी खड़ा हूं तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है कि गिर नहीं रहा हूं, तो वो कौन करता है, सेरिबेलम ही उसे क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब शरीर की जो सह स्थिति होती है या संतुलन जो होता है, कंट्रोल होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम कंट्रोल करता है। तो ये तो हो गए फंक्शन की बात, सभी के फंक्शन की बात हमने कर ली है। अब एक क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में उसी की बात में था कि कौन सी चीजें हैं जो आपके जो ब्रेन है उसे सुरक्षा प्रदान करती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। तो उसकी बात मेरे हिसाब से मैंने कर ली है, एक बार फिर बता देता हूं कि कौन करता है। तो उसके लिए आपके ब्रेन के चारों तरफ क्या था हमने पढ़ा है, क्या, क्रेनियम, या इसे क्या बोलते हैं, स्कल, या ये क्या है, कपाल। तो क्रेनियम की हमने लेयर बनाई थी, ये क्या होता है, बोनी पार्ट होता है, मतलब कि कंकाल का बना होता है। तो ये और ये क्या प्रोवाइड करता है, जो आपका देखो सिर के चारों तरफ है, ये जो है हमने पहले बताया था, ये क्या प्रदान करता है, आपको एक सुरक्षा प्रदान करता है, सिक्योरिटी की तरह होता है। इसके अलावा आपके ब्रेन के अंदर क्या होता है कि एक फ्लूइड होता है, आपका जो ब्रेन है, आपका जो मस्तिष्क है, उसके अंदर फ्लूइड होता है, और वो ब्रेन के अंदर ही नहीं होता है, इसके साथ ही वो स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, मतलब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उनके अंदर होता है। मतलब आपका एक तो क्रेनियम ब्रेन हो गया, और उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हिंदी के अंदर भी इसे क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल नर्व या CSF। अब इस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन की बात कर लेते हैं। नाम तो याद हो गया, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे क्या नाम दे दिया, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब इसका फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन समझने के लिए आपको वही है, हमारा काम है अच्छे से पढ़ाना, तो हम आपको वही अपना वाला एग्जाम्पल देंगे, घर वाला ही। ये है एक आपकी टंकी, ये टंकी बहुत गहरी है, इसके अंदर
इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, यहां तक पानी भरा हुआ है। आपकी मम्मी ने बोला कि जा बेटा पानी की बाल्टी भर ला। आप गए, आप यहां पे गए और पानी की बाल्टी डाल दी किसके अंदर, किसके अंदर डाल दी, कुएं के अंदर डाल दी या टंकी के अंदर डाल दी। ये गई आपकी पानी की बाल्टी और गई ये भर। अब क्या करोगे, आप इसे ऊपर खींचोगे। तो जब इसे ऊपर खींचोगे, मान लो इसके अंदर जो पानी आया उसकी वजह से जो वेट बना वो है 5 किलोग्राम। कितना बना, 5 किलोग्राम। पर जब तक आप यहां तक पानी का लेवल था, यहां तक पानी को खींचोगे तो आपको जोर आएगा। यहां तक तो बहुत आराम से खींचोगे, लो खींच दी यहां तक, पर जोर तो यहां से यहां में आएगा ना, यहां पे आएगा, इतनी सी दूरी में आपको बहुत जोर आएगा। तो मतलब ये फ्लूइड, ये जो दारू या ये जो वाटर है, ये कुछ ऐसा काम कर रहा है या इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगा रहा है कि इसका वजन, इस पे जो बल लगा रहा है उसे, कि इसका वजन 5 किलोग्राम से हो गया 1 किलोग्राम, और इस 1 किलोग्राम को खींचने में आपको कोई जोर नहीं आ रहा है। तो वही काम कौन करता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड करता है। मतलब क्या करता है कि आपका जो ब्रेन का जो बाहर है उसे क्या कर देता है, ब्रेन को बाहर को कम कर देता है। और कैसे कर देता है, यह इस एग्जांपल से मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा एक फंक्शन और होता है इसका, कि जो ब्लड का फंक्शन होता है, जो ब्लड का फंक्शन होता है वही काम करता है ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड में। अब आपने अगर हमारा ब्लड वाला टॉपिक पढ़ा होगा, जो हमने लाइफ प्रोसेस के लेक्चर के अंदर पढ़ाया था, उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ जाके देख लीजिए। हर टॉपिक हमने अलग अलग पढ़ाया है और उनके अलग अलग टॉपिक्स के नाम के हिसाब से, कि अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर भी प्रॉब्लम है तो अभी आप पढ़ सको, आपको ढूंढना ना पड़े, इसीलिए आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो सीएसएफ का क्या काम है, ब्लड की तरह का। ब्लड का क्या काम था मैं फिर बता देता हूं, जैसे न्यूट्रिएंट्स को ले जाना सेल के पास, O2 को ले जाना, उसके अलावा CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। वेस्ट प्रोडक्ट कौन से होते हैं वो भी हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले लेक्चर के अंदर पढ़ाया है। तो सीएसएफ का फंक्शन समझ में आ गया आपको। और इसके अलावा मान लो आप पीछे बाहर से चोट लगती है, बाहर से चोट लगती है, तो उसको क्या करते हैं, उस आघात को, उस को ये स्कल और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, दोनों मिलके क्या करते हैं, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कोई भी अगर मान लो कोई भी शोक या कोई भी आघात आया, उस आघात को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, और उसे एब्जॉर्ब करके उससे हमारे ब्रेन को बचाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्रेनियम की सुरक्षा कौन करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं अपने दूसरा मतलब स्पाइनल कॉर्ड की। ब्रेन की तो समझ में आ गई कि कौन करता है। अब हम बात करते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी सुरक्षा कौन करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा कौन करेगा, आपका वर्टिब्रल कॉलम मतलब कशेरुका, और इसी को क्या बोल देते हैं हम, बैकबोन। जो पीछे नहीं दिख रही है आपको, जो पीछे दिख रही है बीच में जहाँ पढ़ाई और उसके नीचे मैं अंगुली लगा रहा हूँ, यही होता है वर्टिब्रल कॉलम, या इसे क्या बोलते हैं हम, बैकबोन, या इसे क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। इस रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या होता है, क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। और ये स्पाइनल कॉर्ड इसकी वजह से क्या होती है, सुरक्षित रहती है, कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि किस प्रकार से मतलब कि एक्शन करवाता है, कि जो यहाँ जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है, वो किस प्रकार से एक्शन करवाता है और मसल्स कैसे एक्शन करती हैं। तो वैसे तो मैंने वो पहले पढ़ा चुका हूँ, पर अगर वैसे क्वेश्चन के रूप में मैंने नहीं पढ़ाया था, इसलिए मेरे को लगता है दोबारा आपको समझ में नहीं आया होगा। तो मैं यहाँ पे फिर से उसी चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा देते हैं, पढ़ाया नहीं, सर ने ये टॉपिक छोड़ दिया। बहुत के मन में ऐसे होता है ना, मिलाते हैं कि सर ने ये टॉपिक पढ़ाया नहीं, तो वो कहते हैं सर ने तो ये टॉपिक पढ़ाया नहीं। तो वो वैसे पढ़ा चुका हूँ, पर फिर से पढ़ा रहा हूँ। यही हम उसे भी उसी इंसान से समझेंगे जिससे आज तक हम सारी चीज़ें अपनी समझते आए हैं। यही अपना बन रहा है इस चैप्टर के अंदर हमने इसी को बनाया है। मान लो इसके इस हैंड के अंदर यहाँ पे हमें क्या करवाना है, इस हाथ को मान लो मोड़ना है, इस हाथ को क्या करना है, मोड़ना है। तो इसके लिए क्या होगा,
इसके लिए क्या होगा, ब्रेन के अंदर ब्रेन सोचेगा सबसे पहले कि इस हाथ को क्या करना है, मोड़ना है। ब्रेन ने सोचा, अब ब्रेन क्या करेगा, सिग्नल देगा एक फाइनल डिसीजन लेके, किसको, यहां पे जो मसल्स है, किसके द्वारा आएंगी, यहां पे वो डिसीजन किसके द्वारा आएगी, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, याद है, तो बताओ नाम क्या होगा इसका नाम, मोटर न्यूरॉन। याद आया ना, प्रेरक तंत्रिका। अब यहां पे सिग्नल आ गया किसके द्वारा, नर्व के द्वारा। नर्व के स्ट्रक्चर याद है, फिर से रिवाइज करवा देता हूं। ये क्या है नर्व का, ये क्या है, ये है हमारा साइटोन। नर्व में देखो जल्दी जल्दी बना रहा हूं, ये तो पढ़ा चुका हूं मैं। ये क्या है, एक्सोन, और ये क्या है, नर्व एंडिंग है। तो यहां नर्व एंडिंग के द्वारा, मैं नर्व एंडिंग यहां बना रहा हूं, नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग के द्वारा क्या आ गई, सिग्नल आ गया। किस फॉर्म में आया, इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में, मतलब विद्युतीय रासायनिक रूप के अंदर आया। किस प्रकार से आता है, कहाँ इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, कहाँ केमिकल फॉर्म में, वो हमने न्यूरॉन वाले लेक्चर में पढ़ा दिया है। उसके बाद में, इसके बाद में क्या होगा, ये सिग्नल जाएगा मसल के पास। किसके पास जाएगा, मसल के पास। यहाँ से केमिकल रिलीज होंगे, वो यहाँ पे मसल के पास जो रिसेप्टर हैं वो क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। और इस मसल के अंदर जब ये रिसेप्टर इस इंफॉर्मेशन को, इस सूचना को, कि हाथ को मोड़ने वाली जो सूचना है उसे ग्रहण कर लेंगे, तो इस मसल के अंदर क्या होगा, इस मांसपेशी के अंदर क्या होगा, कुछ केमिकल चेंज होंगे। क्या होंगे, केमिकल चेंज होंगे, मतलब रासायनिक परिवर्तन होंगे। इसी के साथ, रासायनिक परिवर्तन के साथ यहाँ पे क्या होती हैं, कुछ प्रोटीन होती हैं। यहाँ पे क्या होती हैं, कुछ प्रोटीन होती हैं, जो प्रोटीन इस सूचना को प्राप्त करके क्या हो जाएंगी, क्या करेंगी, इस सूचना को प्राप्त करके कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, मतलब संकुचित हो जाएंगी। और उनके अंदर मतलब उन प्रोटीन के अंदर संकुचन होने से क्या होगी, उनकी लेंथ जो है, उनकी लेंथ मतलब लंबाई जो है, वो लेंथ क्या हो जाएगी, लंबाई कम हो जाएगी। उनकी लंबाई क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। और उनकी लंबाई कम हो गई, यहाँ पे मसल थी उसकी इतनी बड़ी थी, वो इतनी हो गई, तो उसकी लंबाई कम होने से क्या हो जाएगी, ये यहाँ खिंच जाएगा, मतलब हाथ मुड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से ये क्या होती है, एक्शन होती है। तो मेरे हिसाब से एक्शन समझ में आ गई होगी आपको, और पहले भी मैं इसको समझा चुका हूँ। अब इसके बाद में हमारा बचता है स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन। तो हम स्पाइनल कॉर्ड का मतलब मेरुरज्जु का जो फंक्शन है आपका, वो अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। और अगले लेक्चर के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन के साथ साथ हम आपको रिफ्लेक्स एक्शन भी बताएंगे। जो हमने पहले आपको बोला था कि अगर आप ब्रेन वाला पार्ट समझ लोगे तो बहुत सरल हो जाएगा, तो हम बहुत ही सरल हो गया है आपके लिए अगर ये दोनों लेक्चर आपने अच्छे से समझ लिए हैं। तो चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।